जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 8। जी हाइब्रिड के स्टूडेंट्स, अगर मेरी आवाज़ आप तक सही तरीके से पहुंच रही है तो हाथ उठा दीजिए ताकि मुझे अंदाजा। शाबाश, बस ठीक है, बेहतरीन। टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं, हम इनको वन बाय वन स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि एक ऑफर हो और फिर उस ऑफर की एक्सेप्टेंस हो एज इट इज। ऑफर कंडीशन हो सकती है, एक्सेप्टेंस को एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्लियर। चैप्टर 1 में हम इसके बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। फिर हमने स्टडी किया था कल के लेक्चर में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि पार्टीज के दरमियान में ये इंटेंशन होनी चाहिए कि उन्हें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना, यानी ये इरादा होना चाहिए कि अगर दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में अपना काम सही तरीके से नहीं किया तो हम उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, या कानूनी कार्रवाई का इरादा रखना, इसे कहते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में नॉर्मली इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती, लेकिन हो भी सकती है अगर आप एग्री कर लें। कुछ एक्सेप्शन सिचुएशन ऐसी है जिनमें हो सकती है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में हमेशा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, चाहे आप लिखें चाहे आप ना लिखें, चाहे कुछ भी लिखें, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हमेशा कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में होगी। फिर हमने स्टडी किया कंपिटेंस या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, के कौन सी पार्टीज हैं जो कि कंपिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और कौन सी पार्टीज हैं जो कंपिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। यानी हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? 3 लोग, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। यानी माइनर, अगर किसी पर्सन की एज 18 साल से कम है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर है ना, माइनर को लॉ प्रोटेक्ट करता है। माइनर लॉ कहता है माइनर के खिलाफ आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला माइनर के टॉपिक में। माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकम्पिटेंट है, एग्री करते हैं? यानी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वाइड। लेकिन इसमें लॉ ने एक सहूलत दी है। लॉ ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट, माइनर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी होता है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड अगेंस्ट हिम, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड अगेंस्ट हिम। यहां पे आके बात खत्म नहीं कर दी। अगर यहां पे खत्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड, तो इसका मतलब है जनरल रूल बन जाता कि कॉन्ट्रैक्ट माइनर जिस पार्टी में जिस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वाइड। लेकिन लॉ ने क्या कहा? कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड अगेंस्ट हिम। इसका क्या मतलब है अगेंस्ट हिम का? इसका मतलब यह है कि अगर माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। माइनर के खिलाफ माइनर अगर चाहे तो दूसरों के खिलाफ एक्शन ले सकता है, अगेंस्ट हिम ही होना चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए कि भाईजान ये मिस्टर ये माइनर है, इनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट क्या हुआ कि आई विल पे यू रुपीज 10,000, मैं इनको 10,000 रुपीज पे करूंगा। और मैंने, ये माइनर है, मैंने एग्रीमेंट किया माइनर के साथ। अगर आपने दो हरफी बात करनी हो इस एग्रीमेंट का स्टेटस क्या आप कहेंगे? वाइड है, क्योंकि माइनर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन फिर मजीद आपने एक्सप्लेनेशन फर्दर इसमें ऐड कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड अगेंस्ट माइनर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कॉन्ट्रैक्ट में बताइए माइनर ने पैसे लेने हैं कि देने हैं? लेने हैं। तो माइनर मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है, मैं माइनर के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। यानी ये एग्रीमेंट अगर माइनर कोर्ट में ले जाए, कोर्ट कहेगा ठीक है माइनर ने बिल्कुल ठीक है, माइनर को पैसे दो। लेकिन इनवर्स रिवर्स सिचुएशन, अगर माइनर ने मुझे 10,000 देना हो तो अब ये एग्रीमेंट वाइड है, मैं माइनर के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। मैं कोर्ट में जाके कहूंगा ना इस माइनर से मुझे 10,000 रुपया दिलवा जाए, कोर्ट कहेगा नो 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 नो, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वाइड अगेंस्ट हिम, क्योंकि माइनर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर हुई ये बात? यानी लॉ ने ये नहीं कहा, माइनर को ना फेवरेबल पोजीशन में रखा है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इसने कुछ लेना हो ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इसने कुछ देना हो वो वाइड है, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड अगेंस्ट। ये बात समझ आई? यानी दो हरफी बात नहीं आपने करनी, बेहतर है कंप्लीट पिक्चर दें। अगर दो हरफी बात करें तो वो क्या होगा कि माइनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। लेकिन अगर कंप्लीट कंसेप्ट क्या है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर ने कुछ लेना है ना तो फिर वैलिड है, लेकिन अगर माइनर ने कुछ देना है अगेंस्ट हिम फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। भाई ये बात समझ आई माइनर की? आगे चलते हैं।
हाँ, ये हमारा केस था, उसने पास्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा, एक माइनर था, माइनर कौन होता है जिसकी उम्र 18 साल तक 16 साल एज थी, लेकिन वो एक्सरसाइज वगैरह करता था, दिखने में 20 साल का लगता था। उसने जाके एक बंदे से कहा मैं 20 साल का हूँ, मेरे साथ एग्रीमेंट, मुझे उधार दे दे। उस बंदे ने उधार दे दिया। बाद में माइनर ने कहा नहीं मैं तो माइनर हूँ। कोर्ट ने क्या फैसला दिया? कोर्ट ने कहा भाई माइनर तो माइनर है, वो अगर झूठ बोले ना फिर भी माइनर है, क्योंकि माइनर को अपने अच्छे बुरे भले की समझ नहीं होती, इसलिए हम माइनर के खिलाफ कोई केस नहीं करवा रहे। आपको चाहिए था माइनर से पूछते शनाख्ती कार्ड की तरह तुम्हारा, अगर शनाख्ती कार्ड उसका होता तो फिर आप उसको लोन देते। आपने सिर्फ उसकी बात में एतबार किया, वो तो माइनर है, ठीक है, हम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। सिमिलर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का रूल है, ठीक है। बेसिक रूल क्या है कि अगर अनसाउंड माइंड किसी के साथ एग्रीमेंट करेगा वो वाइड है, लेकिन लॉ कहता है अगर उस एग्रीमेंट में अनसाउंड माइंड को कोई बेनिफिट हो रहा हो हम उसको इन्फोर्स करवा लेंगे, लेकिन अगर अनसाउंड माइंड का कोई नुकसान हो रहा हो यानी अगेंस्ट हिम हो, उसमें कुछ एग्रीमेंट में कुछ देना हो, तो फिर ये वाइड होगा। यानी माइनर और अनसाउंड माइंड दोनों को लॉ फेवरेबल पोजीशन में कहता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने कुछ लेना है तो वो इनको मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ देना है तो वो वाइड है। और ज्यादातर एग्जाम में इन दोनों में से ज्यादातर क्वेश्चन माइनर के पूछता है। ये क्लियर हुआ जी? सर अगर वो एग्रीमेंट करता है जब वो माइनर था, लेकिन अगर दूसरा बंदा कोर्ट में जाता है जब वो 19 इयर्स का 18 प्लस हो जाता है, ये आपने कहानी में से ट्विस्ट उठाया। अगर वो माइनर है, 16 साल की उम्र में माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, माइनर ने कुछ पैसे देने थे, कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, वाइड है। क्या 19 साल में जाके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा? याद रखिए ऐसा तो कभी हो सकता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाद में वाइड हो जाए, हो सकता है ऐसा? भाई कौन कह रहा है हो सकता है ऐसा? क्या ऐसा हो सकता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाद में वाइड हो जाए? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हाँ डिस्ट्रॉय हो गया, कोई चीज इलीगल हो गया बाद में बैन, बिल्कुल ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि कोई वाइड कॉन्ट्रैक्ट था बाद में वैलिड हो गया। तो 16 साल की उम्र में जो एग्रीमेंट किया माइनर ने वो वाइड था, वो 19 साल की उम्र में भी वाइड रहेगा, वो 25 साल की उम्र में भी वाइड रहेगा। क्लियर हुई है बात? अब मैं सवाल पूछूं। 16 साल की उम्र में माइनर ने एक बंदे से 10,000 रुपया लिए, एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट वैलिड है कि वाइड? वाइड, शाबाश। अब सुने, 16 साल की उम्र में माइनर ने एक बंदे से 10,000 रुपये लिए, ठीक है, एग्रीमेंट नहीं किया। जब माइनर 19 साल का हो गया तब एग्रीमेंट किया, अब एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं? पैसे 16 साल की उम्र में दिए, एग्रीमेंट 19 साल की उम्र में किया, वैलिड है कि नहीं? अब वैलिड है, क्योंकि अब वो माइनर नहीं है, अब माइनर नहीं जी। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्म में नहीं हुआ ना, रिटर्न फॉर्म में उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट किया, 16 साल की उम्र में पैसे दे दिए, ज़बानी कलामी उसने कह दिया होगा मुझे पैसे दे देना, लेकिन ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। 19 साल की उम्र में जाके उसने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यूं कह ले, तो 19 साल की उम्र में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना वो वैलिड है। हाँ ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिडिटी, लेकिन जो एग्रीमेंट, अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट हम ये कह दे भाईजान ज़बानी कलामी से, भाईजान इसकी भाई जाके ठुकाई करना है, ये क्लास में सो रहा होता है, इसको छोड़ना ना, ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये वैलिड है? वैलिड है? नहीं वैलिड है। देखें अगर नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऐसी है कि वो वैलिड है तो फिर ओरल और रिटर्न दोनों वैलिड होंगे। मैंने जनरल नहीं कहा था कि ओरल हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता, हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट और रिटर्न भी वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ओरल या रिटर्न दोनों तरह से हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने मना किया मैं कि एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते, आप किसी की जान माल इज्जत को नुकसान पहुंचाने का एग्रीमेंट नहीं कर सकते, तो वो चाहे रिटर्न करे चाहे ओरल करे वो वाइड होगा। क्लियर हो ये बात? माइनर बात समझ आ गई? अनसाउंड माइंड बात समझ आ गई? जो अपने होशो हवास में नहीं है। ये दो तरह के लोग हो सकते हैं इसमें, एक परमानेंट पागल, एक वक्ती पागल, जो कुछ वो ठीक था, ठीक है, लेकिन वो बाद में ये कोर्ट में जाके ये क्लेम कर सकते हैं कि तब मैं अनसाउंड, ये इसके बारे में पढ़ेंगे हम। होता यही है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग जो कभी साउंड माइंड कभी अनसाउंड माइंड होते हैं ना, ये कोर्ट में जाके ये कह सकते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मैं अनसाउंड माइंड था, उस वक्त क्या करना है? साबित करना होता है उनको, लेकिन साबित कैसे करना है, किसने करना है, वो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको रूल बता रहा हूँ कि अगर जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त तो बंदा साउंड माइंड का है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो बंदा अनसाउंड माइंड का है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। ये बात समझ आ गई? पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, आपको एक एग्जांपल बताई थी कैदी की। आगे चलते हैं। फ्री कंसेंट,
कंसेंट फ्री होनी चाहिए, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर फ्री कंसेंट है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, फ्री कंसेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड। एग्रीव्ड पार्टी कौन है? जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, जिसके साथ जोर जबरदस्ती करके फोर्सफुली उससे रजामंदी ली गई, ठीक है। किसी विवाह खातून को उसके बच्चों को कत्ल करने की धमकी देके कागजात पे साइन करवाए जाए और प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी हो जाए, क्या ये ट्रांजैक्शन बाद में रिवर्स हो सकती है? या किसकी ऑप्शन पे? उस बेवा की ऑप्शन पे, ठीक है, वो चौधरी साहब की ऑप्शन पे नहीं। ऐड दिया वाइडेबल का मतलब समझ आ रहा है ना? उसके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो उसे ओके करवाए अप्रूव करवा ले, चाहे उसको रिसेंड करवाए कैंसिल करवा ले। वाइडेबल पे मुझे परेशानी है, ये आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छा है। ये वाइडेबल का मतलब समझ आ गया ना? ओके। कंसिडरेशन समथिंग होना जरूरी है, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। अगर कंसिडरेशन बिल्कुल ही नहीं है, एग्रीमेंट वाइड। कंसिडरेशन है लेकिन थोड़ी है, एग्रीमेंट वैलिड है, ठीक है। ये हमने कल कंसेप्ट पढ़ा था ना, कंसिडरेशन है ही नहीं तो वाइड। इसको हम कहते हैं रूल है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन है ही नहीं, एग्रीमेंट वॉइड है, कंसिडरेशन है लेकिन थोड़ी है, ठीक है। कहता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इज ए वैलिड कंसिडरेशन। आगे चले, कंसिडरेशन क्लियर हो गया। आगे पॉसिबिलिटी, ये तो हमने कल भी पढ़ दिए थे, अब बढ़ते हैं आज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आपने ऐसा काम करना है, एग्रीमेंट ऐसे काम का होना चाहिए जो परफॉर्म करना अगर इम्पॉसिबल है तो वो वाइड होगा। आपको मैं एग्रीमेंट हुआ 10,000 रुपये दूंगा, उड़ के दिखाएं, आप उड़ के दिखाएं, ये एग्रीमेंट क्या है? वाइड। अगर ये एग्रीमेंट मुझसे कर लेते हैं यार, फिर नहीं उड़ते, कोर्ट में जाके जज को कह सकता हूँ जज साहब इसको उड़ाएं, इसने एग्रीमेंट किया था, नहीं कर सकता मैं, ये एग्रीमेंट वाइड है। आप इसी तरह कोई और एग्जांपल दे सकते हैं इम्पॉसिबल एट क्या? कोई बंदा मरा हुआ है, एग्रीमेंट हो जाए तो जिंदा कर देगा, ठीक है, ये एग्रीमेंट वाइड है। इम्पॉसिबल है ना, कि बंदा कहे कि मैं 500 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से दौड़ के दिखाता हूँ, एग्रीमेंट वाइड है। कोई कहे कि मैं थ्रू आउट द कैरियर फर्स्ट अटेम्प्ट में से ये कर लूंगा, अच्छा ये पॉसिबल, हाँ ये एग्रीमेंट वैलिड है। और अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया और फिर ना किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो फिर जो एग्रीमेंट में पेनल्टी था वो आपको देनी पड़ेगी। करते हैं वादा? चलिए आगे चलते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं लिखवाने की जरूरत नहीं है, ओरल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड, इतने गवाह बैठे हैं, वो करेंगे थोड़े, हाँ रिगार्डिंग भी हो रही है बिल्कुल। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इसका जी दोबारा पूछिएगा क्वेश्चन। ये अनसर्टेनिटी नहीं, अनसर्टेनिटी नहीं है, ये इन्होंने वादा कर लिया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे, इसमें अनसर्टेनिटी तो नहीं है, ठीक है। अनसर्टेनिटी तो यूं होती कि अगर मैं इनसे कहता आप में से जो फर्स्ट अटेम्प्टर है उसको मैं अपनी कंपनी में जॉब दूंगा और इतनी तनख्वाह दूंगा कि वो खुश हो जाएगा, खुश हो जाए, ये अनसर्टन क्यों? इसमें सर्टन नहीं है। क्या चीज सर्टन नहीं है? अमाउंट सैलरी की सर्टन नहीं है, अमाउंट सैलरी की सर्टन नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर से कहा हमें कोई अच्छा सा घर दिखाए, उसने कहा सर 2 करोड़ लगेंगे, ऐसा घर दिखाऊंगा कि जन्नत जैसा मजा आएगा आपको, जन्नत जैसा घर है हैं? अब ये जन्नत जैसा घर ये क्या है? ये अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल का मतलब क्या है? इलीगल। जिसको लॉ मना करता हो वो ना हो। एक है लॉफुल, एक टर्म होती है अनलॉफुल। अनलॉफुल क्या है? वो एक्ट जिसको लॉ मना करता हो, ठीक है। समटाइम उसकी सजा होती है, समटाइम उसकी सजा नहीं होती, ठीक है। वैसे तकरीबन हर जो लॉ जिस चीज को मना करता है ना, लॉ ने साथ में ये भी लिखा होता है कि अगर आप ये काम करेंगे तो उसकी सजा भी, लेकिन हो सकता है समटाइम कुछ एक्ट ऐसे हों जिनकी, लेकिन लॉ जिसको भी मना करता है, जिसको भी मना करता है वो क्या है? अनलॉ। जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज, लॉ क्रिमिनल एक्टिविटीज को मना करता है ना, क्रिमिनल एक्टिविटीज जितनी भी हैं अनलॉफुल हैं। ये भाईजान एग्रीमेंट कर लें कि जी इनसे सुपारी ली और कहा उसको फुड़का देंगे। अब इन्होंने सुपारी ले ली लेकिन फुड़का नहीं रहे, उन्हीं के साथ बैठ के अफ्तारी में याशी कर। इन्होंने कहा भाईजान तुझे मैंने पैसे दिए थे उससे फुड़काने के, तो उसका वो कहा नहीं मैंने एग्रीमेंट पूरा नहीं करना। क्या ये भाईजान कोर्ट में जाके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर सकते हैं? क्या कोर्ट को ये कह सकते हैं सर इसके हाथों बंदा मरवाए वो वाला, इसने एग्रीमेंट किया था? नहीं, ये तो दूर की बात है। ये कोर्ट को जाके ये भी, अच्छा नॉर्मल एग्रीमेंट का रूल पता है क्या होता है कि अगर एग्रीमेंट पूरा ना करे पार्टी तो उसे एडवांस वगैरह वापस करना पड़ता है।
नॉर्मल एग्रीमेंट का रूल है। लेकिन जो अनलॉफुल एग्रीमेंट है ना, इलीगल, इनमें एडवांस भी वापस नहीं होता। इसको कहते होते हैं रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। क्रिमिनल एग्रीमेंट्स में, अनलॉफुल एग्रीमेंट्स में रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स भी नहीं होगी। ये अगर जज को जाके कहेंगे जज साहब चलें, मैंने इनको 1 लाख दिया था सुपारी उसकी, ये नहीं उसको मारा, चलो ठीक है मुझे 1 लाख रुपया तो वापस दिलवाएं। वो कहेगा 1 लाख रुपए की बात बाद में होगी, पहले आओ, तुमने उसे कहा क्यों था उसे मारा आज। तो एग्रीमेंट वाइड, अनलॉफुल एग्रीमेंट्स वाइड है, क्राइम करने के एग्रीमेंट वाइड। अगर एक बंदा एग्रीमेंट करता है दूसरे के साथ उसकी जान माल इज्जत को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो एग्रीमेंट क्या है? अनलॉफुल वाइड। फिर सर्टेनिटी, एग्रीमेंट को सर्टन होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट अनसर्टन है तो वो वाइड है। अब सर्टेनिटी की मैंने आपको एक एग्जांपल दी, सैलरी जिसमें अनसर्टन थी, घर वाली एग्जांपल अनसर्टन थे। एक आदमी के पास 2 गाड़ियां ब्लैक और व्हाइट, उसने एग्रीमेंट किया किसी दूसरे के साथ कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी 5 लाख में बेचता हूं। सर्टन है कि अनसर्टन? क्यों अनसर्टन है? बताया नहीं कौन सी गाड़ी। लेकिन अगर उसके पास सिर्फ एक ही गाड़ी हो, अच्छा बताया फिर भी नहीं कि व्हाइट के ब्लैक, लेकिन चूंकि है ही एक, तो इसका मतलब एग्रीमेंट भी उसी एक गाड़ी का हो रहा है। सर्टेनिटी क्लियर हुए? ठीक है। रिक्शे वाले, आपने रिक्शा करने का, रिक्शे वाले मेरे घर चलोगे तो बिल्कुल चलेंगे। किराया कितना? अच्छा जो भी मुनासिब होगा किराया दे दीजिएगा। आप रिक्शे में बैठ के, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ? आपको करना चाहिए था। या तो आप बिल्कुल भी ना, वैसे यहाँ पे लॉ ये कहता है कि हम अगर बिल्कुल भी आप तय ना करते, बिल्कुल भी तय ना करते, तो फिर रीजनेबल प्राइस हम इसको अलाउ करवाते। लेकिन अगर आप उनसे ये कहते हैं ना कि ये जो भी मुनासिब होगा वो आप पैसे दे दीजिएगा, तो ये अनसर्टेनिटी की तरफ जा सकता है। इसलिए ऐसे एग्रीमेंट्स को अवॉइड करना है आपने। ठीक है। हाँ, रीजनेबल का मतलब, लेकिन वो अगर तय नहीं किया फिर ला रीजनेबल। अगर आपने तय किया लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी का क्लियर नहीं लिखा, तो फिर वो हमारे एग्रीमेंट को वाइड कर सकता है। या फर्स्ट कीजिए, चलिए इस एग्जांपल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आपने रिक्शा से पूछा भाई घर जाना है चलोगे? कहा बिल्कुल चलेंगे। कितने पैसे? मैंने कहा 500 दे दें या 600 दे दीजिएगा। 500 दे दें या 600 दे दीजिएगा। अब ये अनसर्टन है, क्यों? प्राइस हट 500 ना 600। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। लॉ इसे कहता है कि ये एग्रीमेंट वॉइड है। फिर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, ये सर्टेनिटी क्लियर हो गया ना। एग्रीमेंट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन सर्टन होनी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें लॉ अपनी तरफ से ऐड कर देता है रीजनेबल टर्म्स। लेकिन बेसिक रूल क्या है? जब कभी आप कॉन्ट्रैक्ट करें, जो उसकी मेजर टर्म्स हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं कौन सी वाली खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं किस जगह वाला खरीद रहे हैं, ठीक है, कितने अमाउंट में खरीद रहे हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशन सर्टन क्लियरली एग्रीड होनी चाहिए। और ये बड़ा अच्छा असूल है एग्रीमेंट का, क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करें। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, एग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे लॉ ने क्लियरली वॉइड किया हुआ है, क्लियरली वॉइड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन, अच्छा दो एग्रीमेंट, एक होता है एक एग्रीमेंट टू मैरी, एक होता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। इंस्टेंट का मतलब पाबंदी लगा दी जाए। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का मतलब है ये एग्री करना किसी बंदे के साथ कि वो कभी शादी नहीं करेगा। और एक है एग्रीमेंट टू मैरी, एग्री करना किसी बंदे के साथ कि वो इसी बंदे से शादी करेगा। एग्रीमेंट टू मैरी इनफोर्सेबल है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इनफोर्सेबल नहीं है। बेटा 18 साल का हुआ, बाप ने बुला लिया, उसने कहा हमारी खानदानी परंपरा है क्या कि वचन देना होता है जब भी कोई बच्चा 18 साल की उम्र का पहुंचे। मेरे दादा जान ने मेरे बाप से ये वादा लिया था क्या कि कभी शादी नहीं करोगे। मेरे बाप ने मेरे से एग्रीमेंट किया था कभी शादी नहीं करोगे। मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करूंगा, वादा करो कभी शादी नहीं करोगे। उन्होंने कहा ठीक है, खानदानी परंपरा है तो हम भी उसमें चलेंगे। हाँ, इसीलिए बेटा कैसे है, क्योंकि ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज वाइड है। बाद में किसी वकील से मशवरा कर ले, एग्रीमेंट वाइड है, एग्रीमेंट कर ले, करने में कोई हर्ज नहीं है, बाप मरते बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें, लेकिन इसकी लीगल हैसियत कोई नहीं है। तो एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज ये वाइड होते हैं। लेकिन याद रखें एग्रीमेंट टू मैरी वाइड नहीं है, एग्रीमेंट टू मैरी वैलिड है, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज। और बल्कि इसके बारे में तो है, अब हमारे सिलेबस में नहीं है। लॉ ये कहता है अगर दो एग्रीमेंट ऐसे थे जिनमें लॉ मिसाली सजा देता था, मिसाली सजा, इबरतनाक सजा। एक, अगर बैंक में पैसे जमा करवाए और बैंक आपको पैसे वापस करने से इनकार कर दे,
तब, और दूसरा जब मिस्टर ए बी के साथ प्रॉमिस टू मैरी करे और फिर इसको पूरा ना करे। ये दो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे हैं जिनमें ला मिसाली सजा देता था। तो एग्रीमेंट टू मैरी जो है सजा क्या, ये अब आगे लीगल सजा इसमें ये लिखी हुई थी, ये डिपेंड करता है कि दूसरे बंदे को कितनी ज़हनी अजियत पहुंची, उसके लिहाज से एग्री किया जाएगा। ठीक है, बहरहाल मैं एग्रीमेंट, ये समझ आ गया ना, एक है एग्रीमेंट टू मैरी वो वैलिड है, और एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज ये वाइड है। इसी तरह एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, लॉ असल में कहता है कि भाईजान ये जो चीजें है ना, ये हर बंदे का बुनियादी हक है। मैरिज हर बंदे का बुनियादी हक है, ट्रेड करना, कोई भी लॉफुल प्रोफेशन अडॉप्ट करना हर बंदे का बुनियादी हक है। किसी के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करना, कानून की मदद लेना हर बंदे का बुनियादी हक। अगर आप एग्रीमेंट कर भी लेते हैं ना कि ये काम नहीं करेंगे, स्टिल आप कर सकते हैं। जिस तरह एग्रीमेंट स्टेट ऑफ मैरिज है, एग्जैक्टली उसी तरह एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड है। इनके साथ वादा कर लेता, भाईजान वादा करो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे ना तो चाहे जो मर्जी कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद रक्षा चला लेना, कभी टीचर, ये मेरा इसके साथ एग्रीमेंट अगर हो जाता है, फर्ज कीजिए, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद क्या टीचर बन सकते हैं कि नहीं? क्योंकि इनका राइट है कोई भी लॉफुल प्रोफेशन अडॉप्ट कर। ट्रेड से मुराद सिर्फ ये नहीं सेल परचेज, कोई भी लॉफुल प्रोफेशन, सर्विस भी, लॉयर बनना भी ट्रेड में आ जाएगा, कर सकते हैं। मेरे फर्ज कीजिए हमारी दुकान है कि मार्केट में दुकान नहीं चल रही, साथ वाले की दुकान ज्यादा चल रही है, हमने उसके साथ एग्रीमेंट किया, भाईजान आप ऐसा करो, आप इस जगह पे बिजनेस ना करो, अपना बिजनेस उठा के किसी दूसरी जगह ले जाओ, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। उसने 10 लाख रुपए दिए और बाद में फिर वापस आ गया, क्या हम उसे मना कर सकते हैं यहाँ पे ना आए? जो एग्रीमेंट किया हुआ था हमने वो क्या था? वॉइड, क्योंकि वो एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड था। बात समझ आई? अच्छा मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, बाज़ का उनकी आगे चल के कोई एक्सेप्शन निकलेगी तो आपने परेशान नहीं होना उस पर। मेन कंसेप्ट समझ आ रहा है? एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज वाइड, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड वाइड, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। हम दोनों का एग्रीमेंट हुआ, मैं मोबाइल बनाने वाली कंपनी में इसको मोबाइल बेचा, ये मोबाइल कस्टमर है, हमारा एग्रीमेंट हुआ क्या? मोबाइल में चाहे जो मर्जी हो जाए, ये कभी मेरे खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकते। मोबाइल में जो मर्जी मसले आ जाए, लीगल एक्शन नहीं ले सकते। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? वाइड है। क्या ये स्टिल मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं एग्री करने के बाद भी? यस, ये एक्शन ले सकते हैं। जी जी, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज वाइड ऊपर लिखा हुआ है सर, तो ये वाइड होंगे ना सर? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज वाइड, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो लॉ ने वाइड नहीं किया हुआ। ये एग्जांपल है उन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो लॉ ने वाइड किए हुए हैं। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज इज वाइड, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड इज वाइड, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वाइड। जो इन इंस्टेंट वाली बात है ना, वो चूंकि कॉमन थी, हमने टाइम बचाने के लिए उसको नहीं लिखा। ठीक है, इसमें हर एक के साथ है इन रिस्ट्रेंट, इन रिस्ट्रेंट, इन रिस्ट्रेंट। कोई बात नहीं, लिख लें, एडिशनल कंसेप्ट है, लिख लें, काम आएगा। पढ़ना तो आगे जरूर है कहीं ना कहीं, ठीक है, यहां पे नहीं है तो लिख लें। शेर साहब ने कहा अपने बेटे से, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हें तब दूंगा जब तुम मेरे भाई की बेटी से शादी करोगे। वो एग्री कर लेता है, वो एग्रीमेंट वैलिड है कि वाइड है? क्योंकि एग्रीमेंट टू मैरी है, टू मैरी ए सर्टेन पर्सन है, ठीक है, वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा अब इसमें 2-3 ट्विस्ट ला रहा हूं। ट्विस्ट नंबर 1, भाई की बेटी मर गई, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? वाइड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? वाइड हो गया। जे नहीं, उसने नहीं कहा। किस तरह से? नहीं यानी चाहे करे चाहे ना, नहीं एग्रीमेंट कर लिया फिर तो उसे शादी करनी पड़ेगी ना, फिर तो शादी करो। बाद में ये फोर्सफुली, क्योंकि फोर्सफुली में ये नहीं है कि इंसेंटिव, जबर तो नहीं ना हो रहा उसके ऊपर, शादी जबर की 5 एग्जांपल्स बताई थी, जबर की वाइडेबल आपने उठाया था कंसेंट, क्या थी वो? जब वो कौन सी 5 सिचुएशन है जिनमें फ्री कंसेंट नहीं होती? हमने देखेंगे उसमें फैक्ट्री आती है कि नहीं आती, बताएं जरा। 5 सिचुएशन कौन सी थी? नहीं यार, फैक्ट्री याद है, वो नहीं याद। क्वेश्चन एंड इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, शाबाश, ठीक है।
अच्छा ये तीनों समझ आ गए। वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग क्या है? जुआ, हाँ जुआ किसी का ना हुआ, ये वो जुआ। वेजरिंग, अगर आप जुए का एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट वाइड है। आपने कभी मैच अगर हो रहे हो PSL या दूसरे, तो आपने अखबार में खबर पढ़ी होगी, पुलिस ने छापा मारकर जुआरियों को जुए की रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। वो जुआ ये है वेजरिंग। पाकिस्तान जीता तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, अगर ऑस्ट्रेलिया जीता तो तुम मुझे इतने पैसे देना, जुआ। आज बारिश हुई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, नहीं बारिश हुई तो तुम मुझे पैसे देना, वेजरिंग एग्रीमेंट, ये है जुए। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है? वाइड, इलीगल है, वाइड है। और इलीगल एग्रीमेंट जो है जिनको लॉ, इलीगल के लिए एक वर्ड अनलॉफुल भी यूज होता है। तो जो अनलॉफुल एग्रीमेंट, ये वैसे ऊपर कवर हो गया, यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी कि जो इलीगल या अनलॉफुल एग्रीमेंट्स होंगे वो क्या है? वाइड है। हाँ ये वाइड है, ये क्लियरली लाने कह दिया ना, वाइड है, इलीगल। डुप्लीकेशन, मैं तो खुद कह रहा हूँ डुप्लीकेशन, मैं किसी बात से सहमत हूँ। ये इधर आ गया था तो इधर नहीं आना चाहिए था, यही आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। ये ले वेजरिंग तो चले अच्छी एग्जांपल है वेजरिंग से। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, इसमें अगर कोई कंसेप्ट ऐसा है जो किताब में नहीं लिखा हुआ ना तो लिख लीजिए। असल में एक इससे पहले ICAB की बुक होती थी, वो है लंबी कहानी में नहीं जाता, सिर्फ इतना बताता हूँ। मेरे जाती ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर थी, उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसेप्ट और कंसेप्ट भी ज़्यादा थे, तो उसमें ये चीज़ें भी शामिल। अच्छा ये चीज़ें अभी भी शामिल हैं लेकिन आगे चल के यूज़ होंगी, यहाँ पे शामिल नहीं है। लेकिन अगर बेसिक्स में ही जब लिंक बन रहा हो चीज़ें सिखा दी जाए ना तो बाद में आसानी होती है। राइटिंग एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स मैंने आपको बताया ओरल भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स हैं उनका रिटर्न होना लाजमी है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनका रिटर्न होना लाजमी है। वो एग्रीमेंट्स कौन से हैं? गिफ्ट, किसी को गिफ्ट दिया, क्या पता चलेगा कि गिफ्ट दिया कि वो छीन के ले गया? इसका सबूत क्या होगा? हैं? इन राइटिंग होना चाहिए। अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है वो इन राइटिंग होना चाहिए। मेरे ज़हन में क्या मसला है, कोई स्टूडेंट बता सकता है? मुझे लग रहा है मैंने कोई चीज़ पिछले गलत पढ़ाई। शाबाश शाबाश, हमने तो ये पढ़ा हुआ था कि अगर कंसीडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट वॉइड है, एग्रीमेंट ही नहीं है। गिफ्ट में कंसीडरेशन नहीं होते, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि गिफ्ट दे तो राइटिंग और रजिस्टर्ड होना लाजमी है। अच्छा मैंने एग्जांपल दी थी कल, हाँ शाबाश, मैंने ये बताया था इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो गिफ्ट उसकी एक एक्सेप्शन है, ठीक है बाहर, शाबाश। अच्छा आपने कंसेप्ट लिंक किया है। तो कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जिनका राइटिंग में रजिस्टर्ड होना लाजमी है, उसमें से कौन से एग्रीमेंट है? गिफ्ट है, ठीक है। बाप की डेथ हुई, उसके नाम पे फर्ज कीजिए एक गाड़ी थी, दो भाई हैं, अब उनमें डिस्प्यूट आ गया, गाड़ी बेच के आधे पैसे तुम्हारे आधे मेरे। अब एक भाई कहता है अब्बा ने मरने से पहले मेरे नाम ये गिफ्ट कर दी थी, मुझे गिफ्ट कर दी थी ये गाड़ी, अब्बा ने मरने से पहले गाड़ी मुझे गिफ्ट कर दी थी। अच्छा अगर गिफ्ट कर दी थी तो फिर उसी की हो जाएगी, फिर इसका बंटवारा नहीं होगा। लेकिन अगर गिफ्ट की थी तो मुझे बताइए, वकील के जज के पास पहुंचेंगे, जज क्या कहेगा? राइटिंग में कुछ है तो लेके आओ, चाहे ज़बानी कलामी किया भी हो, गिफ्ट क्या एग्रीमेंट, हाँ वसीयत भी हो सकते हैं। राइटिंग में अगर किया हुआ है तो फिर लेके आओ, अगर तो राइटिंग में होगा तो फिर ये गिफ्ट का एग्रीमेंट वैलिड है, वरना नहीं। आगे चले, टाइम बार्ड डेट। डेट का मतलब क्या होता है? किसी को पैसे देना उधार। टाइम बार्ड का मतलब क्या है? जिसका टाइम गुजर जाए। आप में से कोई स्टूडेंट क्लास में ऐसा है जिसने किसी को उधार दिया हुआ है? किसी को? शाबाश शाबाश। आपने वो उधार, चले हम नहीं पूछते किसको दिया था, कब दिया था, क्यों दिया था, नहीं, सिर्फ एक चीज पूछना है, क्या कब दिया था उधार? 2 साल हो गए, आपके पास 1 साल का और टाइम है। 3 साल, जब आप लोन देना किसी को उधार तो उसकी ड्यू डेट के 3 साल के अंदर अंदर रिकवर करवा सकते हैं लीगली। 3 साल के बाद तो आप लीगली भी रिकवर नहीं करवा सकते। ऐसे डेट को कहते हैं टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट ऐसा होता है जिसकी ड्यू डेट को 3 साल गुजर चुके हों। जिसकी ड्यू डेट को कितने साल गुजर चुके हों? 3 साल। टाइम बार्ड डेट क्या होता है? ऐसा डेट जिसकी डेट को, ड्यू डेट को 3 साल गुजर चुके हों। आप 3 साल के अंदर अंदर तो एक्शन ले सकते हैं, उसमें देख रहा, 3 साल के बाद नहीं। इन भाईजान ने मेरे से 5 लाख रुपए उधार लिए, मैंने कहा ऐसा करो मुझे चेक लिख दो ड्यू डेट का। इन्होंने 1 जनवरी 2020 का चेक लिख दिया।
मैं वो चेक 1 जनवरी 2020 को मैंने पूछा पैसे भाई, इन्होंने कहा सर अभी नहीं, इंतजार कर लें। मैं 1 जनवरी 2021 तक इंतजार किया, 1 साल, उन्होंने पेमेंट नहीं की। मैं इनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूँ क्या? अभी ले सकता हूँ। 1 जनवरी 2022 तक किया, चेक दिखा के ना इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूँ। 2 साल इंतजार किया, इन्होंने पेमेंट नहीं की, क्या अभी लीगल एक्शन ले सकता हूँ? 3 साल, 1 जनवरी 2023 आ गई, 3 साल गुजर गए, इन्होंने पेमेंट नहीं। 3 साल गुजरने के बाद याद रखे मैं इस चेक की बेस पे ये जो डेट है मेरा, इसे लीगली रिकवर नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं डेट टाइम बार्ड हो गया। लॉ ये कहता है अगर आपने 3 साल तक किसी पार्टी के खिलाफ एक्शन नहीं ना लिया जिसने आपके पैसे देने थे, तो 3 साल के बाद भी नहीं ले सकते, बाद में भी सोए रहे। तो किसी को डेट दिया और लोन दिया, मैक्सिमम कितने साल के अंदर रिकवरी करा लेनी है? ड्यू डेट से 3 साल, डेट देने के 3 साल नहीं। जैसे अगर मैंने इनको पैसे दिए, कहा सर 10 साल के बाद वापस करूंगा जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा, तो मैं जो 3 साल काउंट होंगे आज की डेट से नहीं होंगे, साल के बाद से, ड्यू डेट के बाद से 3 साल। टाइम बार्ड हो गया डेट, फिर लीगली रिकवर नहीं हो सकता। फिर अब उसका अपनी मर्जी है, वो चाहे तो दे दे, चाहे ना दे, मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन। ये टाइम बार्ड डेट बार बार आएगी टर्म, इसको नोट कर लें। टाइम बार्ड डेट, ऐसा डेट जिसका टाइम गुजर चुका है। और कितना टाइम है? ड्यू डेट के बाद, शाबाश, कौन था ड्यू डेट के बाद 3 साल? शाबाश, ड्यू डेट के बाद 3 साल। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, 2 पार्टीज के दरमियान झगड़ा हो गया, 2 तरीके हैं सुलझाने, 3 तरीके हैं, 3 तरीके। एक तो बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन तरीका है, क्या भला, माफ कर दें, माफ कर, बेहतरीन तरीका नहीं, सच में बेहतरीन तरीका है, झगड़ा हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम थोड़े आसान तरीकों की तरफ। आर्बिट झगड़ा हुआ किसी के साथ, 2 तरीके मजीद, क्या? एक, कोर्ट में जाके उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कोर्ट में उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, फिर उधर वकील होगा हमारा, उधर वकील होगा दूसरी पार्टी का, और फिर उसके बाद क्या होगा? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आप हाथ जोड़ के वकील को कहेंगे भाई केस खत्म भी कर दे हैं, वो कहेगा नहीं, केस शुरू आपकी मर्जी से होते हैं, खत्म हमारी मर्जी से होते हैं, अगली पेशी के लिए पैसे निकालें फीस। दूसरा तरीका है लीगल सिस्टम, ट्रेडिशन, इसमें टाइम ज्यादा लगता है और कॉस्ट ज्यादा लगती है, इसीलिए इसके अल्टरनेट एक तीसरा सिस्टम है जिसका एक उर्फ आम में नाम क्या है? पंचायत। पंचायत स्टाइल में किसी आर्बिट्रेटर को इंगेज किया, किसी आर्बिट्रेटर के पास पहुंच जाते हैं। या आप देखें अक्सर जो मार्केट्स होती है ना, हफीज सेंटर है लाहौर में जैसे, या ये हालोड है, इसमें उनकी एक तंजीम होती है एक बार, और उनका एक बाकायदा जो डिस्प्यूट होता है ना दुकानदारों के एक दूसरे के साथ या कस्टमर दुकान, इनको मार्केट के अंदर ही रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने आर्बिट्रेटर बनाए होते हैं, अरेंजमेंट की होती है। ठीक है, वो एक दफा में क्या मुझे कोई मसला हुआ, उनका हफीज सेंटर सबसे ऊपर छत पे पहुंच जाए, उधर ऑफिस बना हुआ, उधर जाके कंप्लेन कर रहा। तो आर्बिट्रेट, इसका फायदा क्या होता है भला? कि टाइम भी प्रॉपर लीगल, जो ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम से जान छूट जाती है। ये पंचायत, उसमें जो बंदा सुलह करवाता है ना, फिर दोनों जिनका झगड़ा हुआ था, उसे कहते हैं आर्बिट्रेटर। वो कहता है जो आर्बिट्रेटर फैसला, अच्छा लॉ भी, इवन हमारा जुडिशियल सिस्टम भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को इनकरेज करता है। गैस कर सकते हैं क्यों? हालांकि एक तरह से उनके कंपेटिटर है, इसकी वजह से उनके ऊपर बर्डन कम हो जाता है, जो ज्यादा केसेस है वो बाहर ही सॉल्व हो जाते हैं, हमारी अदालतों के ऊपर बर्डन कम हो जाता है, तो वो भी इसको इनकरेज करते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब आर्बिट्रेटर फैसला करेगा ना, जो पार्टी का जो भी एग्रीमेंट हो उसका रिटर्न में होना जरूरी है। जो पार्टी पहले ही झगड़ा करके आपके पास पहुंची है, ज़बानी कलामी चीजें तय करवाएंगे, तो वो तो फिर बाद में और झगड़े का बायस होंगी। तो ये 3 एग्रीमेंट है, इनका रिटर्न होना, कौन कौन से एग्रीमेंट्स का रिटर्न होना जरूरी है? गिफ्ट हो गया, टाइम बार डेट हो गया, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। हाँ हाँ हाँ, कुछ को रजिस्टर भी करवाना पड़ता है। रजिस्टर कहाँ कराना पड़ता है इसको छोड़े, कभी बाजू का रजिस्टर कराना पड़ता है। हाँ, जैसे प्रॉपर्टी होती है ना, उसको रजिस्टर करवाना होता है। टाइम बार्ड का करना क्या है देखें, हाँ टाइम बार्ड डेट है ना, टाइम बार्ड डेट क्या होता है आपको समझ आ गई? मैंने इन भाईजान को लोन दिया था, 3 साल गुजर गए, मैं इनसे लीगली रिकवर करवा सकता हूँ? नहीं। अच्छा आप सुन लें, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, एक दिन ये परेशान मेरे पास आए, मैंने इनसे पूछा क्या हुआ? आप तो वही हो ना जैसे मेरे 5 लाख रुपए देने थे। हाँ, जैसे ही मुझे ये नजर आए तो मैंने इनसे कहा भाई 5 लाख रुपए देने थे, 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तो मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकता। उन्होंने कहा सर आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन मैं रात को सोया था, रात में मुझे दोज़ख का नज़ारा हुआ, मैं डर गया, मैं आके, अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपके पैसे वापस कर दूंगा। ये जो है ना एग्रीमेंट टू पे टाइम बार्ड डेट, एग्रीमेंट टू पे
मैंने कहा अच्छा, वादा तो पहले भी किया था, लेकिन तुम भूल गए थे, तुम भूलने पैसे अदा करने, तुम भूलने के आदी हो। इस बार जो टाइम बाय डेट पे करने का प्रॉमिस कर रहे हो ना, ये रिटर्न फॉर्म में होगा। इस प्रॉमिस का रिटर्न फॉर्म में होना जरूरी है। सिंपल डेट का रिटर्न फॉर्म में होना जरूरी नहीं है, वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई उसको रीपे ना करे, 3 साल गुजर जाएं, फिर उसके बाद जब वो वादा करे ना रीपे करने का, तो हम उसे कहेंगे भाई पहले भी तुम भूल गए थे, अब भी भूल सकते हो, इसलिए अब जो वादा होगा वो रिटर्न होगा। नहीं नहीं, अब वो जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर 3 साल की शर्त है। जी जी, हाँ हाँ, इसमें इसका आंसर लॉ ने नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन इनका ये है कि अगर किसी को लोन दिया, उसके साथ ड्यू डेट तय ही नहीं की, तो फिर 3 साल कहां से स्टार्ट करें? लॉ ने इसका जवाब नहीं दिया हुआ। मेरा ख्याल है इसमें वो रीजनेबल वाला रूल लगेगा कि रीजनेबल पीरियड जब गुजर जाएगा तब उसके बाद ड्यू डेट। अब रीजनेबल पीरियड कितना होगा ये केस टू केस वेरी करता है। चलिए ये पॉइंट सारे हो गए। जी बिल्कुल, अगर फर्ज कीजिए कि एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग में पार्टी आपस में एग्री कर भी लें कि वो एक दूसरे के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं करेंगी, रिटर्न फॉर्म में एग्री कर भी ले, स्टिल वो एक दूसरे के खिलाफ एक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फर्ज कीजिए मैं भाईजान के साथ एग्रीमेंट कर लेता हूँ, भाईजान मेरे साथ वादा कीजिए, आपने एडमिशन तो ले लिया है, मैं आपको जैसा भी पढ़ाऊँ, अच्छा पढ़ाऊँ बुरा पढ़ाऊँ, आपका रिजल्ट जो मर्जी आए, आप मेरे खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे। जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री हुई है एडमिशन फॉर्म पे, मैं चाहे उसकी खिलाफ वर्जी करूँ, ठीक है, मैंने चाहे आपके साथ एग्री किया है कि 30 जुलाई को सिलेबस खत्म करूंगा, लेकिन मैं चाहे 30 अगस्त को करूं, चाहे मैं 30 सितंबर को सिलेबस खत्म करूं, आप मेरे खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेंगे, वादा करें। इन्होंने वादा कर भी लिया, क्या फिर भी लीगल एक्शन ले सकते हैं? यस ले सकते हैं। जी आगे जी, कौन सा कोई खास एग्रीमेंट? हाँ, गिफ्ट वाला रिटर्न फॉर्म में होना जरूर। अगर रिटर्न फॉर्म में नहीं है, ज़बानी कलामी है, व्हाट्सएप नोट, वॉइस नोट है, तो वैलिड नहीं है, चाहे गवाह क्यों ना हो। रिटर्न होना जरूरी, मतलब रिटर्न होना जरूरी है, चाहे ज़बानी के 10,000 गवाह हो, रिटर्न होना। एक और कंडीशन भी होना जरूरी है, वो बाद में पढ़ेंगे। हाँ, बाद में रिटर्न करना यानी बाप के मरने के बाद कैसे करेगा रिटर्न? साइन, बाप साइन कैसे करेगा उसके ऊपर? नहीं, वो पकड़ा जाएगा। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के कितनी टाइप्स हैं? जी मेरे भाई क्वेश्चन। गिफ्ट में हाँ, रीपेमेंट ऑफ लोन में डेट ना बताए वापस कब करेगा, तो ये अनसर्टेनिटी में आ सकता है। नहीं, इसमें रीजनेबल टाइम वाला रूल लगेगा, इसमें रीजनेबल टाइम वाला। देखिए कोई चीज मेंशन ही ना हो, उसमें रीजनेबल वाला रूल लगता है। कोई चीज मेंशन हो लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो, उसमें अनसर्टेनिटी वाला रूल लगेगा। जैसे मैंने इनके साथ एग्री किया ही नहीं कि ये किताब कितने में बेचूंगा, ठीक है, इसमें रीजनेबल वाला रूल लगेगा। लेकिन अगर मैंने कहा मैं 500 में बेचूंगा या 1000 में बेचूंगा, इसमें अनसर्टेनिटी वाला रूल लगेगा। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। वैलिड कौन सा? जो इन्फोर्सेबल है, जिसकी बेस पे लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। वाइड कौन सा? जो फारग है, जिसकी बेस पे लीगल एक्शन पार्टीज नहीं ले सकती। और वाइडेबल कौन सा है? जिसकी बेस पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी जो एग्रीड होगी। यानी ये है इन्फोर्सेबल, नॉट इन्फोर्सेबल, इन्फोर्सेबल एट ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। इन्फोर्सेबल बाय लॉ ओके, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ ओके, वाइडेबल एंड इन्फोर्सेबल एट ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल्स को समझ लीजिए। एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूं आपको वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। बाद में ये एग्जांपल आएंगे ना, तो मैं आपसे पूछूंगा ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बताना है? वाइड। पहले व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री। अगली एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, ये तो समझ आ गई ना, कंसेंट नॉट। तो ये एग्रीमेंट वाइडेबल है किसकी ऑप्शन पे? अगली एग्जांपल, गुड्स आर सर्विसेज। इसमें गुड्स को ध्यान में रखें, सर्विसेज का रूल भी लगता है इसमें। गुड्स not delivered on specified time,
तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड। हमने दर्जी को कपड़े दिए, हमने कहा भाई सी के चांद रात को वापस कर देना, तय पाया ये, कैसे भी तय पाए। चांद रात को दर्जी ने गुड्स को डिलीवर नहीं किया, उसने कहा सर 4 दिन के बाद ले जाइएगा। तो अब ये क्या हमारे लिए उसको ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल करना कि 4 दिन बाद जाना, उसके पैसे उसको देना और अपना सूट वापस ले आना, ये हमारे ऊपर बाइंडिंग है नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो गया किसकी ऑप्शन पे, एट द ऑप्शन ऑफ दर्जी कि एट द ऑप्शन ऑफ कस्टमर, ऑप्शन ऑफ कस्टमर। जब कोई बंदा चीजें ड्यू डेट के ऊपर डिलीवर ना कर रहे हैं तो हमारी मर्जी, हम बाद में भी ना लें, फिर हम कहे ड्यू डेट के ऊपर तो चाहिए थी, उस तब डिलीवर नहीं की, बाद में हमारे किसी काम की नहीं, ले जाओ इनको भी और ठहर जाओ। सिर्फ ये नहीं चाहिए खुश ना हो जाओ, जाते जाते खुश हो रहे हो, भाई हंस रहे थे, हाँ कपड़े मिल गए, खुश ना, तुम्हारे खिलाफ हम केस करेंगे, क्या जो तुम्हें एडवांस दिया है वो भी वापस लेंगे और जो नुकसान हुआ है हमारा वो भी हर्जाना तुमसे लेंगे, एडवांस भी वापस लेंगे, कपड़ों के पैसे भी वापस लेंगे और हर्जाना भी लेंगे, हमारी ईद खराब की तुमने। तो ये एग्जांपल समझ आई। गुड, जब किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया जाए गुड या सर्विसेज किसी डेट में डिलीवर होगी, गुड या सर्विसेज को उस डेट में डिलीवर ना किया जाए तो क्या होगा। अब मुझे जरा सोच के बताइए, अगर मैंने आपके साथ 30 जुलाई की डेट एग्री की है कि मैं सर्विसेज आपको डिलीवर करूंगा 30 जुलाई और मैं जाके 30 अगस्त को डिलीवर करूं, सिलेबस कंप्लीट करूं 30, आपके पास क्या कानूनी चाराजोई का हक है? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है ना। अच्छा चाहे तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कहे चलो ठीक है सर 30 जुलाई को कर लेते, मैंने कौन सा रिवीजन कर लेनी पढ़ना था, पेपर तो इसी तैयारी के साथ देना था, चलो अच्छा है ताज़ा सिलेबस खत्म हुआ है, कुछ ना कुछ चीजें जेन में आएंगी, परसों जाके पेपर देंगे। अगर आप इस तरह सोचते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स भी आपके ठीक है, कैंसिल नहीं करते। लेकिन अगर आप कहें सर आपने पढ़ाया, आप रिवीजन कब करनी है, हमारी रिवीजन ही नहीं हुई, तैयारी नहीं सही हुई, बल्कि दूसरे सब आपकी क्लासेस चल रही थी आखिरी महीने में, हमारे तो दूसरे सब्जेक्ट भी इफेक्ट हो गए हैं इससे, हम तो आपके खिलाफ केस करेंगे। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, कैश अगर रिटर्न में है तो, नहीं ज़बानी कलामी भी है तो भी कर। क्या? क्योंकि हर एग्रीमेंट का रिटर्न होना जरूरी नहीं है, सिर्फ इन 3 एग्रीमेंट्स का रिटर्न होना जरूरी है। अगर मैं साइन करा लूं लीगल एक्शन, आप फिर भी लीगल एक्शन ले सकते हैं, मजे की बात। नहीं वो फिर भी कर सकते हैं। नहीं आपका वकील के पास जाकर वकील आपको देखा कैसे रास्ते दिखाता। अच्छा ये है कस्टमर के दर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्री हुआ, चांद रात को कपड़े देगा, चांद रात को उसने कपड़े सी दिए, हमें फोन किया आगे ले जाओ, हमने उसको एक्सेप्ट, हमारे घर आया सर ये लीजिए कपड़े, हमने कहा हमने कपड़े नहीं लेने, बाद में हमें कोई अच्छे नजर आ गए हमने वो खरीद लिया, कपड़े नहीं लेने। अब इस केस में अब एग्रीड पार्टी को ना बोला, अब दर्जी, अब हम नहीं एग्रीड पार्टी, अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, लेकिन अब किसकी ऑप्शन पे? दर्जी की ऑप्शन पे। दर्जी चाहे तो कहे अच्छा सर ठीक है ये छोटी ईद थी, बड़ी ईद पे आ जाइएगा, बड़ी ईद का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन यानी बाद में, लेकिन अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके आपके खिलाफ केस कर सकता है, किस चीज का? कि उसे उसके पैसे सिलाई के दिए जाए। ये दोनों एग्जाम्पल सिचुएशन एक ही है, पार्टी का फर्क है, इसमें एग्रीड पार्टी कुछ हो रहा है, एक मिनट है, बल्कि लॉ की लैंग्वेज में आपको बताता हूं। इसमें एग्रीड पार्टी है प्रोमिजी, और इसमें एग्रीड पार्टी है प्रोमिजर। सही कह रहा हूं ना? ठीक है, मतलब चले प्रोमिजर गोली मारे, पार्टीज का फर्क है, इसमें ए और इसमें दूसरे एंगल बी। इसमें जिसने गुड्स प्रोवाइड करनी थी नहीं की वो एग्रीड, वो डिफॉल्ट पार्टी है और दूसरी पार्टी एग्रीड है, और इसमें फॉल्टी पार्टी कौन है? जिसने चीजें रिसीव करनी थी नहीं की, वो फॉल्टी पार्टी है और दूसरी पार्टी। मैं क्लियर हुआ? अच्छा वाइड में 2 टर्म्स हैं, एक वाइड एग्रीमेंट है, एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। कोई स्टूडेंट फर्क बता सकता है दोनों में? वाइड एग्रीमेंट जो पहले दिन से ही वाइड एग्रीमेंट वाइड है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था कॉन्ट्रैक्ट बाद में वाइड हुआ। वाइड एग्रीमेंट की क्या एग्जांपल है? एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग्स, पहले दिन से ही वाइड है, उसे क्या कहेंगे? वाइड एग्रीमेंट। और अगर फर्ज कीजिए कोई ऐसा एग्रीमेंट था जो पहले वैलिड था बाद में वाइड हुआ, यानी राइस की इंपोर्ट करनी थी, पहले गवर्नमेंट ने ज्यादा दी हुई थी, उसको बाद में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया,
तो वो क्या, वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? अच्छा एक चीज ध्यान में रख लें, आपने इसको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे याद करना है। कंसेप्ट को पढ़ते हुए अगर आपसे स्पेसिफिकली कोई पूछे ना वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या, फिर आपने ये फर्क बताना है। नॉर्मली लॉ को लिखते हुए, केस स्टडीज को सॉल्व करते हुए आप एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। टेक्निकली एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है, टेक्निकली वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है, लेकिन इतने बारीक फर्क हम तब बताते हैं जब एग्जामिनर पूछे। अगर सिंपल कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना तो आपने लिखना है दिस एग्रीमेंट इज वाइड, आप सोच रहे हैं दिस एग्रीमेंट इज वाइड लिखूं कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड लिखूं, केस स्टडी में सोच रहे हैं तो आप टाइम जाया करें, आप जो मर्जी लिख दें वो सही होगा। केस स्टडी में या कंसेप्ट लिखते हुए एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते, लेकिन जब आपसे एग्जामिनर क्लियरली पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट, तो फिर उसको फर्क बताना है। जब एग्जामिनर स्पेसिफिकली पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइड एग्रीमेंट एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट, तब डिफरेंस बताना है, वरना आम लॉ लिखते हुए केस स्टडी सॉल्व करते हुए आप इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है ये बात? नहीं वो था, देखें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क था वो, ठीक है, वो ये वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट है जी। क्लियर हो गया? अच्छा आपकी होम असाइनमेंट ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 था कि 2 था? 1 और 2, हाँ 1 और 2 के एंड पे जो क्वेश्चंस है वो आपकी होम असाइनमेंट है, आपने रिटर्न फॉर्म में करके आने हैं। ये मंडे को मैं चेक करूंगा और फिर उसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।